हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS गेटवेज। DSSB जूनियर इंजीनियर सिविल का जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट वीक, उनमें कुछ क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को डाउट्स हैं जो आंसर कीज आई हैं। सो उनको ऑब्जेक्शन रेज करने की ज़रूरत है सो दैट करेक्शन होकर आपके मार्क्स बढ़ जाएं। तो इस वीडियो में मैंने उन सभी क्वेश्चंस को कंपाइल करने की कोशिश की है विद ऑल रेफरेंसेस जो कि आपको ऑब्जेक्शन रेज करने में हेल्पफुल होंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस वीडियो का, डिसिप्लिन 2 का क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें पूछा गया था कि जो क्यूबिकल कंटेंट्स हैं वो हमारे दे आर मेजर्ड टू नियरेस्ट आंसर 0.1 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है आंसर की में। सो ये इनकरेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1 है 0.01 क्यूबिक मीटर। इसका जो रेफरेंस है आपको मिलेगा IS 1200 के मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स के पार्ट 1 कोड, जो कि अर्थवर्क से रिलेटेड बात करता है। और जो क्लॉज है हमारा 2.3 है, जहाँ पर मेंशन्ड है कि क्यूबिकल कंटेंट्स जो हैं दे आर वर्कड आउट टू नियरेस्ट ऑफ 0.01 क्यूबिक मीटर। तो आपको इसमें ऑब्जेक्शन रेज करने की ज़रूरत है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिसिप्लिन 3 का क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें पूछा गया था कि अप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टोक्स लॉ इज लिमिटेड टू सॉइल्स ऑफ साइज। कितने mm तक हमारा सॉइल, किस साइज तक हमारा स्टोक्स लॉ वैलिड है। तो रेफरेंस के तौर पे सी वेंकटरमैया एडिशन 2 और पेज नंबर 49 चैप्टर इंडेक्स प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन टेस्ट के पेज पर दिया हुआ है कि जो स्टोक्स लॉ है ये हमारा वैलिड होता है पार्टिकल साइज रेंज 0.2 से 0.0002 mm तक। तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि यहाँ पर मिनिमम साइज की बात कर रहा है या मैक्सिमम साइज की बात कर रहा है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन रेज करने की ज़रूरत है विद दिस रेफरेंस कि हमारा जो क्वेश्चन है वो इनकम्प्लीट है। और अगर हम इसको और इंटरप्रेट करें कि यहाँ पर लिमिट पूछ रहा है, तो मैक्सिमम लिमिट जो है वो हमारी 0.2 mm है। तो ये हमारा इनकम्प्लीट क्वेश्चन की कैटेगरी में आप इसे मार्क करेंगे कि हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ऑप्शन 3 एज वेल एज ऑप्शन 4। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है डिसिप्लिन 4 क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें पूछा गया था कि जो सॉइल पार्टिकल है, किस साइज के सॉइल पार्टिकल्स हमारे दे आर मोस्ट प्रोन टू फ्रॉस्ट हीव। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ पर कोई भी साइज पूछा गया तो mm या सेंटीमीटर में यूनिट होनी चाहिए थी, तो यूनिट नॉट मेंशन्ड है, सबसे पहली कमी। और अगर इसके सही आंसर पर जाएं तो यहाँ पर मैंने एक नेशनल सिंपोजियम रोल ऑफ अर्थ साइंसेस पेज नंबर 11 का स्क्रीनशॉट आपको दिखाया हुआ है, जिसमें लिखा है कि जो सिल्ट्स हैं ये हमारी सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल फ्रॉस्ट हीव के अगेंस्ट होती हैं। और कैसेग्रेंडे ने ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से डिटरमाइन किया कि जो 0.02 mm है ये हमारा क्रिटिकल पार्टिकल साइज होता है फ्रॉस्ट हीव के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर तो हमारा 0.02 mm होगा। और बेसिकली जो सिल्ट का साइज है वो हमारा 0.002 से 0.05 mm की रेंज में होता है। तो ये सॉइल्स हमारी फ्रॉस्ट हीव से को सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल होती हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर आपको यूनिट्स मेंशन करनी चाहिए थी क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड द प्रेशर इन द पाइप बी फॉर द मैनोमीटर रीडिंग। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं पे फिगर में ये मेंशन नहीं है कि हमारा किस पाइप में हमारी प्रेशर पूछी जा रही है, इस वजह से इसमें आपको इनकम्प्लीट क्वेश्चन की तरह इसको रेज करना है, तभी आप आंसर निकाल पाओगे कि ठीक है। तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन की तरह इसको ऑब्जेक्शन रेज करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ प्लेन सरफेस इमर्ज्ड इन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर है वो हमारे प्लेन सरफेस का ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर RK राजपूत की बुक है चैप्टर 3 पेज नंबर 98, मैंने रेफरेंस दिया हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स की, जहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टोटल प्रेशर है वो हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर है, और जो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन इमर्स्ड सरफेस है वो डिपेंड करेगा हमारा प्लेन सरफेस का ओरिएंटेशन कैसा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्लॉज 3.4 में जो वर्टिकली इमर्स्ड सरफेस है वहाँ पर हमारा जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा इमर्स्ड सरफेस में विल एक्ट एट सम पॉइंट बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द इमर्स्ड सरफेस टुवर्ड्स द लोअर एज ऑफ द फिगर। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो C है ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे लाई कर रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि आपका जो प्लेन सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है या वर्टिकल प्लेन सरफेस पर है, इस वजह से आप पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक आंसर दे पाना मुश्किल होगा। तो
ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन 3 भी हो सकता है फॉर वर्टिकली इमर्स्ड सरफेस। तो इस क्वेश्चन में आपको रेज करना है कि मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं, तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की ज़रूरत है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिसिप्लिन 5 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो डिवाइड वॉल होती है हमारी डाइवर्जन हेडवर्क में, वो उसका पर्पस क्या होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है एसके गर्ग की पेज नंबर 528 चैप्टर 9 की इरिगेशन इंजीनियरिंग की बुक में, जहाँ पर लिखा है कि जो डिवाइड वॉल के फंक्शंस हैं, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग अ कंपैरेटिवली लेस टर्बुलेंट पॉकेट नियर कैनाल बेड रेगुलेटर रिजल्टिंग इन डिपोजिशन ऑफ सिल्ट इन दिस पॉकेट एंड दस हेल्प टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सिल्ट फ्री वाटर इनटू द कैनाल। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन 4 है कंट्रोल द सिल्ट एंट्री इन अ चैनल, ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने इसको इनअप्रोप्रिएट आंसर माना है। और जो ऑप्शन यहाँ पर स्टेटमेंट सी लिखा है, ये क्लियरली लिखा हुआ है कि डिवाइड वॉल में कीप द क्रॉस करेंट्स इफ एट ऑल दे आर फॉर्म्ड अवे फ्रॉम द वियर, क्रॉस करेंट्स लीड टू वेरियस वर्टिसेस एंड डीप स्काउस देयरफॉर प्रूव हजार्डियस टू वियर। तो एक तरीके से ये हमारा वर्टिसेस इन फ्रंट ऑफ हेड रेगुलेटर, तो हमारा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 एंड 4 हमारे दोनों करेक्ट हैं। तो आपको इसमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होने की वजह से इस पर ऑब्जेक्शन रेज करना है, ठीक है, बिकॉज 2 ऑप्शन करेक्ट है हमारे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसिप्लिन 6 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि जो बोरोन का कंसंट्रेशन है, किस कंसंट्रेशन से ज़्यादा वो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स के लिए हार्मफुल है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है वो 2 mm दिया है, वो करेक्ट है। अगर आप इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के रेफरेंस पर जाएंगे तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि जो बोरोन का कंसंट्रेशन है वो टॉक्सिक हो जाता है जब 2 mm इन इरिगेशन वाटर फॉर मोस्ट ऑफ द फील्ड क्रॉप्स, ठीक है। इट डज नॉट अफेक्ट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल बट एट हाई कंसंट्रेशन इट अफेक्ट्स, ठीक है। और एसके गर्ग की बुक में भी ये लिखा हुआ है कि 0.3 mm से ज़्यादा अगर कंसंट्रेशन है तो सर्टेन प्लांट्स के लिए हार्मफुल है, 0.5 mm से ज़्यादा है तो नट्स, सिट्रस फ्रूट्स और डिसिड्यूस फ्रूट्स के लिए है, नुकसानदायक है। और कुछ हमारे जो टॉलरेंट क्रॉप्स हैं उनके लिए हार्मफुल है। और मोस्ट टॉलरेंट क्रॉप्स के लिए बोरॉन का कंसंट्रेशन 4 mm से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द फील्ड क्रॉप्स के लिए हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बोलती है ये 2 mm से ज़्यादा होगा तो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होगा। तो इसमें आपको कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करने की ज़रूरत नहीं है, ये करेक्ट ऑप्शन इन्होंने दिया है जो आंसर की में दिया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पेमेंट्स हैं दे आर क्लासिफाइड एज फ्लेक्सिबल एंड रिजिड बेस्ड ऑन, तो जो मोर अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो वियरिंग कोर्स होगा, बिकॉज जो फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट का क्लासिफिकेशन है वो हमारे जो वियरिंग सरफेस, वियरिंग कोर्स आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके मेन जो डिस्टिंक्ट पार्ट है वो वियरिंग कोर्स है। बिकॉज रिजिड पेमेंट में जो सीमेंट कंक्रीट का स्लैब है इट कैन एक्ट एज अ वियरिंग कोर्स एज वेल एज इफेक्टिव बेस कोर्स, लेकिन जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट है वहाँ पर हमारा वियरिंग कोर्स अलग होगा, बेस कोर्स अलग होगा, सब बेस और सब ग्रेड अलग अलग होगा। तो वहाँ पे जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है और जो रिजिड पेमेंट है, तो रिजिड पेमेंट में हमारा सीमेंट कंक्रीट स्लैब है, इट कैन एक्ट एज अ वियरिंग सरफेस एज वेल एज इफेक्टिव बेस कोर्स। तो जो मोर अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो वियरिंग कोर्स है। मैंने रेफरेंस के लिए चैप्टर 7 के हाईवे पेमेंट्स पेज नंबर 332 का जस्टो एंड खन्ना का एक स्क्रीनशॉट आपको लगा रखा है जो कि आप यूज़ कर सकते हो रेफरेंस के तौर पे। और यहाँ पर ये भी मेंशन है कि रिजिड पेमेंट स्ट्रक्चर में हम सीमेंट कंक्रीट स्लैब के नीचे ग्रैनुलर बेस या सब बेस कोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ग्रैनुलर बेस भी या सब बेस दोनों हो सकता है, ठीक है, टू इम्प्रूव द स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस ऑफ द पेमेंट, ठीक है। तो हमारा जो वियरिंग कोर्स होगा ये मोर अप्रोप्रिएट आंसर होगा, तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है, ठीक है। आई होप